Yes, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. अबे साले, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। माइंड योर लैंग्वेज। कीप क्वाइट। प्रॉब्लम तुम्हारी है, पैसों की जरूरत तुम्हें है, दस्तखत तुम्हें चाहिए। रिक्वेस्ट करो, प्लीज बोलो, विनती करो मेरी। ये कोई तरीका भीख मांगने का? मैं भीख मांग रहा हूँ? नहीं तो तुम अपना महल छोड़कर यहाँ छक मारने नहीं आते। अगर मेरे बाप ने मुझे इस मुसीबत में नहीं डाला होता ना, तो मैं तुम्हें दिखाता। अरे अगर तुम इस वक्त मेरे घर में नहीं होते तो मैं तुम्हें दिखाता। इसका मतलब तुम नहीं आओगे, दस्तखत नहीं करोगे? रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज बोलो। प्लीज प्लीज मेरे साथ आइए। प्लीज मेरे साथ आइए। हाँ, जब नहीं आता। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस वक्त किसी मूवी से भी ज्यादा एंटरटेनिंग हो चुकी है। इस वीडियो से पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इंटरनेशनल लेवल पर जब दो मुल्क के सदर आपस में मिल रहे होंगे और इस दौरान इंटरनेशनल मीडिया के सामने वो एक दूसरे की और इनके मुल्क की बेइज्जती करेंगे। पर लास्ट फ्राइडे जब यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और अमेरिकन सदर ट्रंप की मुलाकात के दौरान हमें सफारती तौर पर यह मंजर देखने को मिला जो कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस हो रहा है, जिसे देखकर यूरोप के भी हाथ पांव फूल गए हैं क्योंकि इनको अपने सर्वाइवल का खतरा पड़ गया है। इस वीडियो ने ये मैसेज दिया है कि जंगें हमेशा कभी भी किसी और के बलबूते पर नहीं लड़ी जा सकती और किसी भी मुल्क के बहकावे या ट्रैप के अंदर आने की बजाय किसी भी मुल्क को सबसे पहले अपने डिफेंस और अपने मफादात को पहले नंबर पर रखना चाहिए। इस वीडियो ने यह भी साबित किया कि वो कॉल अमेरिका के बारे में बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है लेकिन इसका दोस्त होना आपकी तबाही है। अमेरिका ने हमेशा की तरह यूक्रेन को जानबूझकर जंग के अंदर धकेला, इसको हौसला दिया कि हम और यूरोप तुम्हारे पीछे खड़े हैं, लेकिन असल में ये अमेरिका की एक बिजनेस डील थी क्योंकि इसका मकसद यूक्रेन के मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करना था। इमदाद के नाम पर यूक्रेन को जो पैसा दिया गया वो यूक्रेन ने जंग के हथियार खरीदने पर लगा दिया और इन कंपनी से खरीदा जो कि खुद अमेरिका की हैं। इन तमाम कंपनीज को दरअसल एक कंपनी ऑन करती है जिसका नाम है ब्लैक रॉक और वो भी अमेरिका की है। ये सारा मामला दरअसल है क्या और ऐसे हकायक जो कि मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है साल 1991 से जब सोवियत यूनियन टूट गया जिसके अंदर यूक्रेन भी अलग हुआ। तो यूक्रेन को सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा मिला। उस वक्त इसके पास तकरीबन 1700 न्यूक्लियर हथियार, 176 बैलिस्टिक मिसाइल और 44 ऐसे बमबार तैयारे थे जो कि एटॉमिक हमला कर सकते थे। लेकिन मसला ये था कि यूक्रेन के पास इन हथियारों को कंट्रोल करने की मुकम्मल सलाहियत नहीं थी क्योंकि इनका लॉन्च कोड और कमांड सिस्टम मॉस्को के कंट्रोल में था। इन हथियारों की देखभाल और इनको चलाने के लिए वसाइल की और तकनीकी महारत की कमी थी और ऊपर से अमेरिका, बरतानिया और रूस समेत बाकी आलमी ताकतें नहीं चाहती थी कि एक नया एटॉमिक मुल्क वजूद में आए। लिहाजा 1994 के अंदर इन सब आलमी ताकतों ने यूक्रेन को समझाया कि अपने न्यूक्लियर हथियार रूस को वापस कर दो क्योंकि इन न्यूक्लियर हथियारों की हिफाजत और इनकी मेंटेनेंस पर तुम जितना पैसा लगाओगे वो दरअसल अपनी इकोनॉमी को ठीक करने पर लगा सकते हो और इसके बदले में हम तुम्हें बहुत ज्यादा इमदाद भी देंगे और सबसे बढ़कर हम तुम्हारी सिक्योरिटी और डिफेंस की जिम्मेदारी भी लेते हैं। और यूक्रेन इनकी बातों में आ गया और इसने बिल्कुल ऐसा ही किया और ये इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई जिसका खुमियाजा वो आज तक भुगत रहा है क्योंकि आज अमेरिका और यूरोप ने प्रैक्टिकली तौर पर इस जंग से अपने हाथ खींच लिए हैं, बस इमदाद देकर यूक्रेन को रशिया के आगे खड़ा कर दिया है। आप इमेजिन करें कि कोई चांस ही नहीं था कि रशिया उस मुल्क पर हमला करने के बारे में सोचता जिसके पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद थे। इस मुआहदे को कहते हैं बुदापेस्ट मेमोरेंडम जो कि 1994 के अंदर हुआ था और इसके अंदर रूस, अमेरिका और बरतानिया ने इस मेमोरेंडम पर दस्तखत किए। इस मुआहदे के अंदर यूक्रेन को यह गारंटी दी गई थी कि यूक्रेन की खुद मुख्तियारी और इसकी आलमी सालमियत का एहतराम किया जाएगा। किसी भी ताकत के जरिए यूक्रेन की सरहदों की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। यूक्रेन पर फौजी ताकत का या फिर इकोनॉमिकल प्रेशर नहीं डाला जाएगा। अगर यूक्रेन पर कभी हमला होता है तो आलमी बरादरी, अमेरिका और यूरोप मिलकर इसका दिफा करेंगे। And with you to support your independence, your territorial integrity, and your reforms. America will stand with you. यूक्रेन ने इस यकीन दहानी पर अगले 2 सालों के अंदर यानी 1996 तक अपने तमाम जोरी हथियार रूस के हवाले कर दिए, लेकिन 2014 के अंदर रूस ने इसके क्रेमिया पर कब्जा कर लिया और 2022 में यूक्रेन पर मुकम्मल हमला करके इस मुआहदे को तोड़ दिया, जिसके पीछे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का अपने एक अलग मौकिफ था और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। जब रशिया ने क्रेमिया पर कब्जा किया तो यूक्रेन के अंदर रूस मुखालिफ जज्बात बहुत ज्यादा बढ़ गए। यूक्रेन ने अपनी हिफाजत के लिए अमेरिका और यूरोप के करीब होने की कोशिश की और ये इसके सर्वाइवल की जंग थी और जाहिर है कि ये सर्वाइवल इसको अपने न्यूक्लियर हथियार खोने के बाद करना ही था। लेकिन इसकी वजह से हुआ ये कि रशिया को अपना सर्वाइवल खतरे के अंदर नजर आने लगा। रशिया ने यूक्रेन के इलाके डोनबास और लुहानस्क के अंदर अलहदगी पसंदों की मदद की जो कि यूक्रेन से आज़ादी चाहते थे। यूक्रेन यूनाइटेड नेशन का मेंबर है और साल 1991 के अंदर सोवियत यूनियन के टूटने के बाद एक आज़ाद रियासत के तौर पर इसमें शामिल हुआ।
लेकिन ये नेटो का रुकन नहीं है और इसके अंदर शामिल होने की बहुत कोशिश कर रहा है ताकि जब भी रशिया क्रीमिया के बाद दोबारा इस पर हमला करे तो नेटो मुल्क इसके साथ मिलकर रशिया के खिलाफ लड़ सकें। और इसी चीज का डर था रशिया को, क्योंकि जो मुल्क नेटो के अंदर शामिल हो जाते हैं, नेटो मुल्कों की मिलिट्री बेसिस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम इनके बॉर्डर पर लगाए जाते हैं और रशिया ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी नेटो मेंबर्स इसके घर के बाहर ये मिलिट्री हथियार लगाकर 24 घंटे इस पर नजर रखें। और यही वजह थी कि इसने 3 साल पहले यूक्रेन पर हमला किया और अब तक इसके एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है। और रशिया अब इसको मुकम्मल कब्जाना चाहता है ताकि मुस्तकबिल के अंदर ये रशिया के खिलाफ कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट ना बन सके। और इसके अलावा पुतिन का यह भी कहना है कि यूक्रेन हमेशा से रूस का हिस्सा था और सोवियत यूनियन के टाइम की तरह ये इसको दोबारा रशिया के अंदर शामिल कर देगा। साबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन की हुकूमत ने यूक्रेन को हल्लाशेरी दी और इसको उकसाया कि वो रशिया के खिलाफ लड़े और हम और पूरा यूरोप इस लड़ाई के अंदर तुम्हारा साथ देंगे। और जब यूक्रेन इस जंग के अंदर कूद गया तो आज तकरीबन 3 साल के बाद सभी ने अपने हाथ खींच लिए हैं। सिर्फ ज़बानी कलामी इसका साथ देने की बातें हो रही हैं और इसको इमदाद नहीं बल्कि कर्जा दिया जा रहा है। और अमेरिका ने इस जंग को एक बिजनेस डील के तौर पर देखा। साबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन हुकूमत ने $350 बिलियन इमदाद की सूरत इस जंग के अंदर यूक्रेन को दिए, जबकि ज़ेलेंस्की के बयान के मुताबिक ये सिर्फ $100 अरब है। मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की को पसंद नहीं करता और इसके मुताबिक ये कोई जोकर है जिसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं आती। ट्रंप के मुताबिक यूक्रेन के अंदर ज़ेलेंस्की की सदारती हुकूमत का टाइम खत्म हो चुका है, पर वो अभी तक जंग की वजह से सदर के तौर पर काम कर रहा है, जिस पर ट्रंप ने इसको डिक्टेटर भी कहा था। और सदारत में आते ही यूक्रेन को ये धमकी भी दी कि अमेरिका के $500 अरब हमें वापस करें, जो कि इस जंग के अंदर हमने इनको इमदाद नहीं बल्कि कर्जा दिया था, वो कर्जा अब हमें वापस चाहिए। और अगर यूक्रेन ये पैसा वापस नहीं कर सकता तो अपने कीमती मिनरल्स इनकी मालियत तकरीबन $500 अरब या फिर $500 बिलियन बनती है, एक मुआहदा करके हमारे हवाले करे। अब ये चीज यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि उसको अभी तक ये लग रहा था कि अमेरिका अपने बुदापेस्ट एग्रीमेंट को निभा कर इनकी हिफाजत करके इनकी मदद कर रहा है। पर ये इनकी गलत फहमी थी, क्योंकि इनको अब पता चला कि अमेरिका की नजर तो हमेशा से इनके कीमती मिनरल्स पर थी। इसे ना सिर्फ रूस अमेरिका बल्कि यूरोप ने भी इस जंग के अंदर धकेल कर अकेला छोड़ दिया है। एक टाइम पर ज़ेलेंस्की $100 अरब जो कि इसके मुताबिक अमेरिका ने इसको कर्ज दिया है, इसी मिनरल डील पर वापस करने को तैयार था और इसी मकसद के लिए व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस के अंदर आया था, जिसकी ये वीडियो है। लेकिन इस दौरान इन दोनों सदूर के अंदर बात कल कलामी तक पहुंच गई। अब अमेरिका क्योंकि पैसे दे देकर थक चुका है और इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता और इसका मकसद भी पूरा हो गया, लिहाजा मिनरल डील के जरिए वो चाहता है कि यूक्रेन इस जंग को जल्दी से जल्दी खत्म कर दे और रशिया से पीस डील करे। लेकिन इसके जवाब में ज़ेलेंस्की का कहना है कि मुझे इस जंग बंदी के लिए कोई गारंटी चाहिए और वो गारंटी मुझे अमेरिका ही दे कि मेरे कैदियों को रिहा किया जाएगा और दोबारा अगर रशिया ने मेरे मुल्क पर हमला किया तो अमेरिका मुझे सिक्योरिटी देगा और रशिया के खिलाफ मेरे साथ मिलकर लड़ेगा। अब इसी बात पर ट्रंप और नायब सदर इस बात पर गुस्सा होकर कहने लगे कि तुम तीसरी आलमी जंग का जुआ खेल रहे हो और हम नहीं चाहते। लाखों लोगों की जिंदगियों का रिस्क ले रहे हो, तुम्हारा मुल्क हार रहा है और तुम्हारे पास अब कोई कार्ड मौजूद नहीं। अगर अब तक अमेरिका ने इस जंग के अंदर तुम्हारा साथ ना दिया होता तो तुम ये जंग 2 हफ्ते भी नहीं लड़ पाते। हमें मत बताओ कि क्या करना है, तुमने एक बार भी हमारा शुक्रिया तक अदा नहीं किया और उल्टा हमें यहाँ पर आकर बता रहे हो कि हमें क्या करना है। अगर तुम इस मुआहदे, सीज फायर और मिनरल्स डील के लिए तैयार हो तो यहाँ पर वापस आ सकते हो, इससे ज्यादा कोई बात नहीं होगी। अब आप जरा गौर करें कि ये ज़ेलेंस्की एक मुल्क के सदर की तौहीन और इसकी बेइज्जती थी, क्योंकि इससे पहले हमने दुनिया के 2 दुश्मन मुल्कों के हुक्मरानों को भी आपस में मिलते देखा है, लेकिन इनके दिल के अंदर चाहे जितनी मर्जी नफरत हो, लेकिन वो कभी भी दुनिया के सामने एक दूसरे की तजलील नहीं करते। अमेरिका ने इस मूव के बाद दरअसल अपना एक नया दुश्मन बना लिया है। ट्रंप का इस पर कहना था कि अच्छी बात है कि इंटरनेशनल मीडिया भी देखे कि हमारी मदद और हमारी हिमायत का सिला हमें कैसे मिल रहा है, अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा कहां पर बर्बाद किया जा रहा है और बदले के अंदर हमें ये सब सुनने को मिल रहा है। जब मामला ज्यादा गर्म हुआ तो ज़ेलेंस्की ये कहकर वक्त से पहले अपने दौरे को छोड़कर वापस चला गया कि मैं कोई ऐसा मुआहदा नहीं करूंगा जिसकी कीमत मेरे मुल्क की अगली 10 नस्लों को उतारनी पड़े। यानी ये $500 अरब उतारने के अंदर मेरे मुल्क की अगली 10 नस्लें अमेरिका की गुलाम बन जाएंगी। वापस जाकर ज़ेलेंस्की ने यह वाजे कर दिया कि वक्त आ गया है कि यूरोप को अब अमेरिका के असर और फैसलों से आज़ाद होकर अपनी खुद की एक आर्मी, यूरोपियन आर्मी बनाना होगी ताकि वो मुस्तकबिल के अंदर अपनी हिफाजत खुद कर सकें। इस मकसद के लिए यूक्रेन के कैपिटल कीव के अंदर एक इजलास हुआ जिसके अंदर तमाम यूरोपीय लीडर्स को बुलाया गया और इसी यूरोपियन आर्मी को नेटो के मुकाबले में बनाने पर रजामंदी जाहिर की गई, जो कि अमेरिका के असर से आज़ाद सिर्फ यूरोपियन मुल्कों के लिए लड़ेगी। और इसके बाद हाल ही में बरतानिया के अंदर एक इजलास हुआ जिसके अंदर 37 मुल्कों के यूरोपियन लीडर के अलावा इसके अंदर कनाडा ने भी शिरकत की और ये ऐलान किया कि हम आगे भी यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। और इसी इजलास के दौरान बरतानिया ने यूक्रेन को $3 बिलियन का कर्जा देने का ऐलान किया, इमदाद नहीं बल्कि कर्जा।
اب اس چیز سے بالکل واضح ہے کہ یورپ بھی یوکرین کی مدد کے لیے سیریس نہیں ہے، بلکہ اس کی مجبوری ہے، کیونکہ ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ اس کے بعد اگلی باری ہماری ہو سکتی ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ یہ تمام یورپی ملک اندر سے یہ چاہتے ہیں کہ یوکرین کو ایک بفر زون بنا دیا جائے جہاں پر ان کے ملک تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ یہ تمام مفادات کی گیم ہے، سب نے یوکرین کا فائدہ اٹھا کر اس کو استعمال کیا ہے، لیکن امریکہ اس گیم کا فائنل باس ہے، کیونکہ اس نے جو گیم کی ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے۔ جو بائیڈن نے یوکرین کو $350 بلین